निविदा क्या है, ये टेंडर क्या है। तो आज मैं आपको बहुत अच्छे से पूरा टेंडर प्राइस जो कैलकुलेट किया जाता है वो कैसे किया जाता है, निविदा कैसे निकाली जाती है, वो सब कुछ मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि निविदा होता क्या है। तो व्हाट इज टेंडर, है ना। हम देखते हैं कि टेंडर क्या है। टेंडर जो होता है, टेंडर को हम बोल सकते हैं कि अनुमानित लागत बताना। क्लियर है। यदि किसी काम को कोई करवाना चाहता है और हम चाहते हैं कि वो काम हम करें, हमसे कराया जाए, तो उसके लिए हमको उसकी एक एस्टिमेटेड कॉस्ट बना के देनी पड़ती है, जिसके लिए हम क्या बनाते हैं, कॉस्ट शीट बनाते हैं। कॉस्ट शीट बनाकर हम उसमें सारी कॉस्ट को, उस कार्य से संबंधित, उस वर्क से संबंधित सारी कॉस्ट को कॉस्ट शीट में लिखते हैं, प्लस अपने प्रॉफिट को भी ऐड करते हैं। फिर हम बताते हैं कि भाई इसका जो निविदा प्राइस है, जो टेंडर प्राइस है, वो इतना हुआ और इतने में हम काम को कर सकते हैं। तो ये निविदा या टेंडर जो होता है वो हमेशा बंद लिफाफे में ही दिया जाता है। टेंडर प्राइस जो होता है वो बंद लिफाफे में दिया जाता है, क्योंकि अपने आप में कंपटीशन होता है। जब 4 लोग हमको टेंडर प्राइस प्रोवाइड करते हैं तो 4 में से किसी एक का टेंडर पास होता है, और जिसका भी टेंडर पास होता है उसको उस काम का ठेका मिल जाता है, वो काम को करने का अधिकारी होता है, और जब वो उस काम को पूरी तरह से करता है तो उसको प्रॉफिट होता है। तो इस तरह से टेंडर प्राइस जो है वो हमेशा बंद लिफाफे में दिया जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि टेंडर प्राइस जो है वो कितने प्रकार से दिया जाता है। तो ये 3 प्रकार से दिया जाता है, ठीक है। जो टेंडर प्राइस है, हम ये कह सकते हैं कि टाइप्स ऑफ टेंडर भी बोल सकते हैं, ये टेंडर प्राइस या कॉस्ट शीट या अनुमानित जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है हम कैसे किसी को बताएं। तो सबसे पहला हमारा माध्यम जो होता है वो तो एक होता है हमारा टेंडर प्राइस, ठीक है। हम कॉस्ट शीट बना के उसको टेंडर प्राइस बता दें कि भाई इतने में हम आपका काम कर सकते हैं। दूसरा जो माध्यम होता है वो होता है कोटेशन। कोटेशन को हिंदी में निर्क भी कहा जाता है, और कोटेशन प्राइस जो है ये हमेशा प्राइवेट सेक्टर में ही उपयोग में लाया जाता है। गवर्नमेंट सेक्टर में कोटेशन प्राइस वर्ड यूज नहीं किया जाता पर्टिकुलर उस चीज़ के लिए। इट मीन्स निर्क, हम अनुमानित एक्सपेंसेस, जो हमारे एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस हैं वो सब लिख के हम बता देते हैं, और अपने काम की क्वालिटी को भी इससे हम शो अप करते हैं कि भाई हमारे काम में इतनी क्वालिटी है, हम ऐसे काम कर सकते हैं, तो वो हम बताते हैं, उसको हम कोटेशन प्राइस बोलते हैं। और थर्ड हमारा होता है एस्टिमेटेड। एस्टिमेटेड मतलब होता है कि हम एक एस्टिमेशन मतलब एक अनुमान बताएं कि भाई इतने तक आपका काम हो सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो किसी को मकान बनवाना है, वो आपके पास आता है, आप उसको बोलते हैं कि भाई मकान कम से कम 25 लाख रुपए में बनेगा, ठीक है। आपने अपने हिसाब से बताया, उसने बोला हमको इस टाइप का मकान चाहिए, आपने बोल दिया ठीक है 25,000 में हम ये बना देंगे, पूरा रेडी करके आपको दे देंगे। वो किसी दूसरे ठेकेदार के पास जाता है, किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्टर के पास जाता है, किसी दूसरे बिल्डर के पास जाता है, और अपना पूरा प्रोफार्मा समझाता है कि हमको इस स्ट्रक्चर का मकान बनवाना है, तो आप कितने में बना के दोगे ऐसा। और मान लो वो बोलता है कि 24,000 या 21,000, तो वो जो जिसको मकान बनवाना है वो तुरंत उसी के पास जाके अपना ऑर्डर दे देगा, क्योंकि उसने जो रिक्वायर्ड की, जो मांगा, जो उसकी रिक्वायरमेंट थी, आप फुलफिल कर रहे हो 25 लाख में, दूसरा फुलफिल कर रहा है 21 लाख में, तो जाहिर सी बात है उसको जब अपनी सारी इच्छा अनुसार चीज़ें जब कम प्राइस में मिल रही है तो वो उतने में ही उसको फॉलो कर लेगा, उसी को ऑर्डर दे देगा। तो इस तरह से एक एस्टिमेशन होता है जिसमें अनुमानित लागत बताई जाती है। अच्छा, जो टेंडर पाना चाहते हैं उनमें आपस में कंपटीशन होता है। आपस में कंपटीशन होने से हमेशा व्यक्ति कोशिश करता है कि दूसरे से हमारा प्राइस थोड़ा कम हो ताकि हमको टेंडर मिल जाए, इसीलिए इसके लिए बंद लिफाफा यूज़ किया जाता है। अब मैं समझती हूँ आपको समझ में आया होगा टेंडर प्राइस क्या है, कोटेशन प्राइस क्या और एस्टिमेटेड प्राइस क्या है। टेंडर प्राइस इट मीन्स अनुमानित कॉस्ट बताना, एस्टिमेटेड कॉस्ट को प्रोवाइड करना। कोटेशन प्राइस मीन्स होता है कि आप अपनी सेवाएं, या इसको भी हम कॉस्ट ही बोल सकते हैं, एस्टिमेटेड अपनी सर्विसेज की कॉस्ट प्रोवाइड करना, बताना। और एस्टिमेशन मीन्स एक्सपेंसेस का एस्टिमेशन करना, व्ययों का अनुमान लगाना, अंदाज लगाना और अपने एक्सपेंसेस को बताना, वो एस्टिमेशन कहलाता है। अब मैं आपसे बात करती हूँ कि टेंडर में क्या क्या शामिल होता है, ठीक है।
मैं आपको बताने जा रही हूं कि टेंडर में, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं निविदा मूल्य, निविदा मूल्य या टेंडर, टेंडर में क्या 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 होता है। टेंडर में शामिल बातें या इम्पोर्टेंट फैक्टर्स ऑफ टेंडर, ठीक है, इसको हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ टेंडर। टेंडर के इम्पोर्टेंट फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, मतलब टेंडर में क्या क्या शामिल होता है, ठीक है, बातें या हम इसको बोल सकते हैं तत्व। टेंडर में कौन कौन से फैक्टर्स, कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं। तो सबसे पहले तो टेंडर में जिसको शामिल किया जाता है वो हमारा, हमने आपको पहले ही बताया था, मटेरियल होता है। मेन हम प्रोडक्शन करेंगे तो मटेरियल तो चाहिए ही चाहिए। तो उसमें जो पहली शामिल होने वाली बात है वो रहेगी आपकी डायरेक्ट मटेरियल। क्लियर है, यानी प्रत्यक्ष रूप से सामग्री। आप प्रोडक्शन जिस चीज का कर रहे हैं उसका रॉ मटेरियल सबसे पहली प्रायोरिटी है हमारी। तो हमारा फर्स्ट फैक्टर होगा डायरेक्ट मटेरियल। ये मैं आपको बता रही हूँ इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ टेंडर। टेंडर में क्या क्या हमको शामिल करना है। यदि आप टेंडर प्राइस बना रहे हो, डिसाइड कर रहे हो, तो उसमें आप क्या क्या इंक्लूड करोगे। तो फर्स्ट तो मैंने आपको बताया कि आप डायरेक्ट मटेरियल को इंक्लूड करोगे। द सेकेंड थिंग्स है हमारी डायरेक्ट वेजेस। क्लियर है, बिना लेबर के, बिना श्रमिक के आप काम कर ही नहीं सकते। तो डायरेक्ट वेजेस जो हमारा वो टेंडर का सेकंड एलिमेंट है, सेकंड तत्व है, ठीक है। फिर थर्ड है हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मैं आपको पहले ही कई बार बता चुकी हूँ। डायरेक्ट एक्सपेंसेस इसमें इट मीन्स प्रोडक्शन करते समय जो एक्सपेंसेस हमारे यूज हो रहे हैं वो। फिर हमारा फोर्थ नंबर पर आएगा, अब हमारे देखो डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, डायरेक्ट वेजेस हो गए, डायरेक्ट मटेरियल होगा। अब हम ओवरहेड्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले तो जो ओवरहेड्स होंगे वो कौन सा होगा, ओवरहेड्स अ पार्ट ऑफ वर्कशॉप। मतलब वर्कशॉप के जो ओवरहेड है उसका कितना पार्ट आपके टेंडर में लगने वाला है, आपके प्रोडक्शन को पूरा करने में लगने वाला है, उसको हम कैलकुलेट करेंगे। सेकंड है हमारा ओवरहेड्स। अब कौन से ओवरहेड्स है भैया, ये तो हो गए वर्कशॉप के। दूसरे ओवरहेड्स जो होंगे अ पार्ट ऑफ वर्कशॉप के बाद कहाँ पर काम होता है हमारे ऑफिस में, तो ओवरहेड अ पार्ट ऑफ ऑफिस, यानी ऑफिस के ओवरहेड्स का एक भाग। फिर हमारा नेक्स्ट आएगा सेलिंग ओवरहेड्स। सेलिंग ओवरहेड्स जो कि आपकी सेलिंग से रिलेटेड होंगे। उसके बाद हमारा आएगा, देखिए ये तो सारी चीजें हो गई। सबसे मेन पार्ट जो हमारा आएगा, जिसके लिए हम इतना सब पचड़ा मोल लेते हैं, वो है हमारा एस्टिमेटेड प्रॉफिट, है ना। हम उसको लिखेंगे एस्टिमेटेड परसेंटेज, है ना। हम क्या लिखेंगे, एस्टिमेटेड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। इट मीन्स हमारे प्रॉफिट का परसेंटेज। क्लियर है, एक बार फिर से सुनिए शॉर्ट में। एक टेंडर में क्या क्या चीजें शामिल होनी चाहिए, विच आर द मेन फैक्टर्स या एलिमेंट्स ऑफ अ टेंडर। हम उसको एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। आप यदि टेंडर बना रहे हो तो उसमें मेन एलिमेंट्स क्या होने चाहिए। तो हमारा मेन एलिमेंट है पहले डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओवरहेड अ पार्ट ऑफ वर्कशॉप, ओवरहेड अ पार्ट ऑफ ऑफिस एंड ओवरहेड सेलिंग ओवरहेड्स, और सबसे मेन एस्टिमेटेड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, जितना कि हम प्रॉफिट गेन करना चाहते हैं। ये सारी चीजें हमारे निविदा में, हमारे टेंडर में इतनी चीजें शामिल होनी चाहिए। इज दैट क्लियर। चलिए अब मैं समझती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि टेंडर प्राइस को हम कैसे निकालते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है। तो टेंडर प्राइस को कैसे लिखा जाता है, तो हम लिखेंगे
टेंडर प्राइस इज इक्वल टू, टेंडर प्राइस होता क्या है? टेंडर प्राइस जो होता है वो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है हमारा। क्लियर? मतलब टेंडर जो हम डिसाइड करते हैं वो किसी भी काम को या किसी भी प्रोडक्शन को करने की जो कॉस्ट आती है वो प्लस उसमें प्रॉफिट जुड़ा होता है, तभी वो टेंडर बन पाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि टेंडर बनाते समय आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर, पॉइंट्स टू बी आपको रिमेम्बर करना है, याद रखना है। ठीक है, रिमेम्बर्ड, पॉइंट टू बी रिमेम्बर्ड while determining tender price, while determining tender price, it means टेंडर प्राइस डिसाइड करते समय किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको टेंडर प्राइस यदि डिसाइड करना है तो आप याद रखोगे यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। अब इसको जरा ध्यान से सुनिएगा, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन को क्यों ध्यान में रखना चाहिए भाई? तो देखिए, जब आप किसी काम को अपने हाथ में लेते हो करने के लिए, उसमें कुछ फिक्स्ड कॉस्ट भी होती है, कुछ वेरिएबल कॉस्ट भी होती है। तो फिक्स्ड कॉस्ट तो एक ही बार लगाई जाती है ना, और वेरिएबल कॉस्ट हमारी प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। तो हम तो यही चाहेंगे जी कि जब हम फिक्स्ड कॉस्ट लगा ही रहे हैं तो हमको प्रोडक्शन ज़्यादा मिले। यदि थोड़ी सी मात्रा का प्रोडक्शन मिलेगा तो आपकी कॉस्ट ही कवर नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जब आपकी कॉस्ट कवर नहीं होगी तो आप लॉस में चले जाओगे। इसलिए आपको सबसे पहले ध्यान में रखना चाहिए यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, फिर सेकंड इसमें हमको क्या ध्यान में रखना चाहिए? हमको देखना चाहिए प्रीवियस अकाउंटिंग। अगर पहले निविदा पर, टेंडर पर काम हुआ है तो उसके अकाउंट जरूर देखिए। ठीक है, कि आपने किस रेट पे कैसे काम किया है उसकी जानकारी लीजिएगा। फिर थर्ड हमारा रहेगा कि हमको जो प्राइस है, प्राइस जो है उसका डिसीजन जो है, प्राइस केयरफुली डिसाइड करनी चाहिए। ठीक है, केयरफुली हमको क्या करना चाहिए? प्राइस डिसाइड करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मान लो, एक एग्जांपल देती हूँ मैं, कि आपको 10,000 साबुन बनाने का ऑर्डर मिलता है। आप सोचते हैं कि 1 पैसा बढ़ा दिया जाए तो क्या जाता है, अपने टेंडर प्राइस में 1 पैसा बढ़ा दे तो कौन सी बड़ी लॉस हो जाएगा। आप 1 पैसा यदि बढ़ाते हो 10,000 साबुन पे, तो आप बताइए वो 1 पैसा इकट्ठा होके 10,000 से मल्टीप्लाई होके 100 रुपये बन जाता है। मतलब आपने 1 पैसा बढ़ाने की यदि इच्छा की तो वो टोटल कॉस्ट पे 100 रुपये का इफेक्ट डालेगा। और जब दूसरा व्यक्ति वही सारे एलिमेंट्स कम 100 रुपये में देगा तो जाहिर सी बात है जो ओनर होगा वो उसी को ऑर्डर देगा जो कम में उसकी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है। ठीक है, इसलिए हमको बहुत ही केयरफुली होकर प्राइस को डिसाइड करना चाहिए। ठीक है, फिर फोर्थ नंबर में हमको क्या करना चाहिए? कॉस्ट शीट बनाना चाहिए। ठीक है, कॉस्ट शीट मेंटेन करनी चाहिए। जो हमने अभी आपको यूनिट कॉस्टिंग के फर्स्ट चैप्टर में जो कॉस्ट शीट बनाना बताया था, जिसमें प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, ऑन वर्क कॉस्ट, ये सब निकालना बताया था, वो यहाँ फॉलो होता है। यदि आप टेंडर ले रहे हो तो आपकी कॉस्ट शीट जो है वो पहले से बनी होनी चाहिए और आप कॉस्ट शीट के अकॉर्डिंग डिसीजन लें और अपनी कॉस्ट शीट को एज अ प्रूफ आप सामने भी रख सकें कि हमने किस बेस पे डिसीजन लिए गए हैं। ठीक है, फिर इसके बाद है, ये आपको मैं बता रही थी कि क्या क्या चीज़ें उसमें शामिल होनी चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कैलकुलेशन ऑफ टेंडर प्राइस। टेंडर प्राइस का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। मैं आपको बता रही हूँ कैलकुलेशन ऑफ
टेंडर प्राइस, कैलकुलेशन ऑफ टेंडर प्राइस। कैलकुलेशन ऑफ टेंडर प्राइस इट मीन्स टेंडर प्राइस का कैलकुलेशन कैसे होता है। सारे अलग अलग पॉइंट्स हैं, अलग अलग हेडिंग्स हैं, आप एक एक को बड़े प्यार से समझते जाइए। सबसे पहले व्हेन द पास्ट पीरियड कॉस्ट, व्हेन द पास्ट पीरियड cost and units produced and unit produced are given clear है। and tender price is to determined and tender price is to be determined for a particular quantity, for a particular quantity। इसका मतलब ये होता है कि जब गत अवधि की लागत, उत्पादित संख्या, निविदा मूल्य में वांछित उत्पादन मात्रा दी गई हो। इट मीन्स हम क्या क्या मतलब कैलकुलेशन में क्या क्या ध्यान देंगे। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि क्या हमारे टेंडर में, ठीक है, पास्ट पीरियड की कॉस्ट, यूनिट प्रोडक्शन, टेंडर प्राइस और क्वांटिटी, ये चीज़ें दी गई हैं या नहीं। पहले तो हम उसको काउंट करेंगे, उस पर ध्यान देंगे, ठीक है। उस कंडीशन में हमारे जो अकाउंट्स बनेंगे वो अलग तरीके से बनेंगे। सेकंड जो ध्यान देने वाली बात होती है वो होती है, देखिए हम पास्ट को जरूर लेंगे, क्यों, हम पिछले अनुभवों से ही सीखते हैं कि लास्ट टाइम जिसने काम किया तो क्या किया, ठीक है। तो when past production quantity is not given, quantity is not given, यदि हमें पिछले बार की क्वांटिटी जो है वो नहीं दी गई है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन ओवरहेड रेट इज टू बी गिवन एंड absorption overhead rate is to be determined for determining tender price, determining tender प्राइस। क्लियर है। इसका मतलब ये है जब पिछले बार का हमको टेंडर मूल्य और जो भी हमारे ओवरहेड्स का ऑब्जर्प्शन है वो निर्धारण द्वारा दिए गए, ये सब हमको बताया गया हो कि पास्ट प्रोडक्शन कितना था, क्वांटिटी कितनी थी, और इसके साथ साथ आपका ओवरहेड्स का ऑब्जर्प्शन कितना था, कितने ओवरहेड्स उन्होंने अपने में अवशोषित किए थे। जब ये दिया हो तो दूसरे तरीके से इसमें लेखा जोखा होता है। तीसरा है आपका टेंडर मूल्य का निर्धारण जब लागतें प्रतिशत में दी हों, ठीक है, व्हेन द कॉस्ट आर गिवन इन परसेंटेज। थर्ड हमारा हो जाएगा व्हेन द कॉस्ट गिवन इन परसेंटेज, जब हमको परसेंटेज में कॉस्ट दी हो तब। और थर्ड हमारा होगा नेचर ऑफ कॉस्ट, की उस किस तरह का हमको प्रोडक्शन करना है, उस प्रोडक्शन का नेचर क्या होगा। ये पूरा मैंने आपको टेंडर का यूनिट प्रोडक्शन के अंतर्गत, यूनिट कॉस्टिंग के अंतर्गत आने वाले टेंडर प्राइस का जो थ्योरी पार्ट था वो हमने आज आपको क्लियर किया। थैंक यू।